नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज जान लेते हैं कि क्या रही पूरे के पूरे विश्व में उथल पुथल। सबसे पहले ट्रंप से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि विश्व में उथल पुथल हो ट्रंप का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है, ईरान को फिर बोल दिया कि अगर तुमने न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का सोचा भी ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। मतलब उनने ये कहा है कि मैं तुम्हें ईरान के ऊपर इससे भी बड़ा हमला करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी किया था बम्बर से। क्योंकि ऐसा अमेरिका की इंटेलिजेंस से पता चला है कि ईरान जो है न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसा पता चला है सूत्रों के हवाले से कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक तो ये खबर है, देखो। दूसरी खबर रूस को लेकर के है। रूस में पुतिन के घर के ऊपर हमला कर दिया है, किसने? यूक्रेन के 91 ड्रोनों से। हाँ जी। और इसको जो रूस के विदेश मंत्री है, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि हाँ, पुतिन जी के घर के ऊपर हमला हुआ है। और पुतिन जी ने इस बात को बोला है कि ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया है कि भाई देखो, उन्होंने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बिल्कुल गलत करार दिया है, बोले आतंकवादी हमला किया है। और मैंने इसीलिए यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये रूस के अंदर अंदर घुस के मारेंगे। अब जो ये ड्रोन वगैरह बना ले रहे हैं खुद से, उसी ड्रोनों से ये हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जो एक उम्मीद नजर आ रही थी कि भाई शांत हो सकता है युद्ध, है ना, अभी वो बैठ कर चाय बिस्कुट खा कर आया था जेलेंस्की। अब ट्रंप की वो नोबेल पुरस्कार ये इस साल भी नहीं लेने देवे ट्रंप को। ऐसा उम्मीद लग रही थी कि इस साल ट्रंप नोबेल पुरस्कार ले लेगा, युद्ध रुक जाएगा। और युद्ध रुकेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदा है, क्योंकि इन दोनों के अगर दोनों के बीच में युद्ध को लेकर शांति हो जाती है तो हमारे ऊपर से एटलीस्ट जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगा रखा है वो तो हट जाएगा। लेकिन ये तो इन्होंने खोपा ऐसा खड़ा कर दिया कि युद्ध तो मतलब शांत होने का भी नजर ना आ रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रूस के यूक्रेन मतलब इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कि पुतिन के घर के ऊपर हमला कर दिया 91 ड्रोनों के साथ में। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में पुतिन क्या करेगा वो तो पुतिन ही जानते हैं, क्योंकि किसी यूट्यूब पे मेरी कुछ बाध्यताएं या कुछ नहीं बोल सकता मैं। एक तो खोबा खड़ा ये हो गया, क्योंकि जो अगर कल एक पॉजिटिव खबर आ जाती, मान लो ये खबर आ जाती कि हाँ, जेलेंस्की से बात बन गई है और युद्ध जो है होने वाला है, समाप्त होने वाला है, युद्ध विराम हो जाएगा, तो बाजार भी एक तरह से पॉजिटिव वे में लेता। जब ये रात को ही खबर आ गई थी कि ड्रोन 91 ड्रोनों से हमला किया, तो बाजार गया डर। और डर गया, बोले अब पता नहीं रूस कितना बड़ा हमला करे। फिर एक तो कड़वा ऊपर से नींद पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही खबर खबर आ गई कि जो ड्रोन मतलब ट्रंप है ना, उन ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर तुमने न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बारे में सोचा भी तो फिर देख लेना, मैं इससे भी बड़ा हमला कर दूंगा। ये दो खोबे कमते के तीसरा खोबा और हो गया। अब क्या हो गया भाई? भाई चीन ने ताइवान के जो आइलैंड है ना, वहां पे युद्ध अभ्यास चालू कर दिया। एक यो नया खोबा चालू हो गया। मतलब जो दिख रहा था ना कि हाँ सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है, ऐसा कुछ ठीक हो नहीं रहा है। परिस्थिति तो गड़बड़ होती नजर आ रही है। चलो खैर, हम भारत की बात करें, अपने शेयर बाजारों की बात करें। देखो, शेयर बाजार के अंदर ना आज एक मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। बाद में निफ्टी नीचे से रिकवर तो हुआ, लेकिन अब आज अमेरिका के रात को बाजार कैसा कारोबार होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कल भारत के बाजार कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि बाजारों में ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए गवर्नमेंट आरबीआई इतना पैसा डाल रही है, उसके बाद में भी मतलब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, बाजार ऊपर चढ़ा क्यों नहीं रहा? देखो, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, जब तक उनका पैसा मार्केट में नहीं आएगा ना, तब तक आप देखो, कल हो सकता है, कल 31 तारीख है, तो कल हो सकता है कि जो अपनी एनएवी बढ़ाने के लिए जो डीआईआई मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो कुछ दबा के खरीदारी करें। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, वो भारत के बाजार को एफआईआई का पैसा चाहिए चाहिए चाहिए। मतलब आज थोड़ा बहुत रुपया जो है तुम्हारा संभला जरूर है, लेकिन पिछले 3 दिनों से रुपया भी कमजोर हो रहा था। तो एक तो एफआईआई की बिकवाली, दूसरा रुपये की कमजोरी, और तीसरा ये जो सेंटिमेंट है और अमेरिका और जो तुम्हारा ट्रंप को तो पता नहीं कुछ ना कुछ चाहिए। अभी उनने तुम्हारा ग्रीनलैंड को लेकर के दावा ठोक दिया था, ग्रीनलैंड में लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हो जाए घर का घेर। एक मामला शांत हुआ, वेनेजुएला को बोल दिया, बोले ऐट मैं मानता नहीं, सब फर्जी है, मैं ले लूंगा, लट बजा दूंगा। वेनेजुएला को बोल दिया, इधर बोल दिया। अब ईरान को बोल दिया कि देखा ना, आपको जो क्रूड ऑयल के अंदर 2-3% की तेजी देखने के लिए मिली है ना, तो तेजी के पीछे वजह यही है।
और अब जो रूस और यूक्रेन वाला जो मामला लग रहा था कि शांत हो जाएगा, बैठ के चाय बिस्कुट खाया है, वो भी खत्म हो लिया। अब एक इकरा ने रिपोर्ट निकाली है, इकरा ने और डरा दिया। इकरा क्या है, जैसे फैच है या सिटी ग्रुप है, ऐसे इकरा है। इकरा ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसने बता दिया है कि जो हॉस्पिटल है ना, उन हॉस्पिटलों की आने वाले मतलब साल में वर्ष 2026 के अंदर बस 10 से 12% के आसपास, 8 से 10% वो मान के चल रहे हैं कि उनके जो बिल है ना वो और महंगे होने वाले हैं। मतलब क्या है कि भाई हमारा जो महंगाई 7% सरकार बोलती है, और इकरा बोल रही है कि 10% तो हॉस्पिटल के बिल महंगे होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके पास में कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसकी तो हालत खराब होने वाली है। अगर जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो भैया की तो लंका लगने वाली है। अब रिपोर्ट पे बात कर ही लेते हैं तो आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने एक चीज कहा है कि भाई जो 10 साल के इनके एनपीए ना, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, वो तो सुधरे हैं। जहां एक समय पर 9.5-10% के एनपीए हुआ करते थे इनके, वहां आज 10 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं, 2.2% के आसपास में बने हुए हैं। तो ये तो अच्छा है, लेकिन इसी के साथ में एक चीज और है जो कि डराने वाली है। कार्ड और ऑनलाइन और लोन के माध्यम से फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2024 की अगर बात करोगे तो 16,569 रुपए के फ्रॉड हुए थे। इस बार 21,515 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। मतलब जो फ्रॉड होने वाला अमाउंट है उसमें 30% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। अब ये डराने वाली बात है। देखो नंबर ऑफ, अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर ऑफ फ्रॉड तो कम हुए हैं, लेकिन जो फिगर है वो फिगर में बढ़ गए हैं। अब इसमें जान के आश्चर्य होगा आपको कि जो प्राइवेट बैंक है या जो प्राइवेट बैंकों के द्वारा होने वाले फ्रॉड है ना, जिनके प्राइवेट बैंकों में खाते हैं वहां से जाते हो रहे हैं। जो सरकारी बैंकों में खाते हैं ना जिनके साथ में, उनके साथ में जो फ्रॉड हो रहा है ना वो हो रहा है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, या कार्ड या मतलब वैसा वाला। लेकिन जो जिनके प्राइवेट बैंकों में खाते हैं उनके साथ में ये ज्यादा आशंकाएं देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन ये साथियों डराने वाली बात है। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, वर्ष 2026 में अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी जो बड़े सूत्र हैं वहां से भी खबर आ रही है कि जो एपीके कोई फाइल आती है ना किसी भी परिचित के नाम से, तो आप उस नंबर पे या उस अपने परिचित को कॉल लगा के पहले पूछ लो कि भाई ये एपीके फाइल भेजी है तूने। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे सपोज करो मैं हूँ, तो मेरा किसी ने व्हाट्सअप हैक कर लिया और मेरा व्हाट्सअप हैक कर लिया, तो मेरे व्हाट्सअप से आप मान लो किसी को भेज दिया कुछ एपी के फाइल। आप तो मुझे जानते हो ना कि आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, चाचा को, ताऊ को, बुआ को, जिसको भी, आप उसके उसके लिंक से आइए, आपने उसका व्हाट्सअप खोला। अल्टीमेटली आपने उसका व्हाट्सअप नहीं खोला, वो तो किसी ने हैकर ने उसका व्हाट्सअप हैक कर रखा है। तो आपको जो लिंक दिया है ना, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आपका टोटल जो डाटा है ना वो पूरा का पूरा उसमें पहुंच गया। एक गलती ना करें, मान लो अगर इनकेस कभी ऐसी सिचुएशन बनी जाए तो कभी भी जल्दबाजी में अगर आपको कोई मैसेज प्राप्त हो ना कि यार मेरे को 2,000 रुपये आए या 5,000 रुपये, तो तत्काल जल्दी में फोन पे का टी पिन डाल के उसे चेक ना करें। पहली गलती ये ना करें। दूसरा, एक आजकल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है कि आपको कहीं भी मिलोगे तो कहीं देखोगे यार मेरे को 500 रुपये डाल दो, यार मुझे अर्जेंट है, कैश की जरूरत है, तो मेरे को फोन पे में डाल दो। ऐसी गलती करना नहीं। कहना भाई मैं नहीं करता, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो किसी और को देख ले। क्योंकि जिस तरीके से नए नए तरीके आते जा रहे हैं ना फ्रॉड करने के, पूल अकाउंट, और आप देखो एआई के द्वारा भी सरकार कंट्रोल कर रही है। तुम्हारा टेलीकॉम रेगुलेटरी संचार साथी के माध्यम से भी, कि आपको साथ में जो फ्रॉड हो रहा है एक अलग से टोल फ्री नंबर भी दे रखा है भाई, उस पर बता दो। लेकिन आरबीआई के जो आंकड़े बता रहे हैं ना, अकेले बैंकों की रिपोर्ट थोड़ी जारी होती है कि यार बैंकों की रिपोर्ट जारी होगी चलो ठीक है, बैंकों के एनपीए घट रहे हैं, अच्छी बात। भाई बैंकों के एनपीए तो घट रहे हैं, साथ में फ्रॉड भी तो बढ़ रहे हैं, उन फ्रॉडों की भी तो देखो। और सरकार तो बोल रही है कि हम अपने 100% के साथ में काम कर रहे हैं, और लेकिन उसमें जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो जनता अपने से ही लंका लगवाओ बैठी रहेगी। अभी एक जान का आश्चर्य होगा, अभी केंद्र सरकार ने जो 14 कॉपर के प्रोडक्ट है ना, उनके जो ड्यूटी कंट्रोल है ना, उनके पास में डीपीआईआईटी एक विभाग है। वो दरअसल क्या करता है, इनकी जो क्वालिटी को वेरीफाई करता है कि ये जो कॉपर है वो सही क्वालिटी का है कि नहीं है। तो उसको उस क्वालिटी से बाहर कर दिया है। मतलब क्या है, मतलब कॉपर की जो महंगाई है ना वो क्वालिटी के बलि चढ़ गई है। पहले क्या था कि सरकार ने इनके ऊपर क्वालिटी
टेस्टिंग का एक वो लगा रखा था कि भाई ये खराब क्वालिटी का कॉपर है, इसे हम नहीं आने देंगे। अब वो हटा लिया है कि अब मतलब खराब क्वालिटी का भी कॉपर भारत में आ पाएगा। खराब क्वालिटी का कॉपर आएगा मतलब जैसे जैसे कॉपर के प्राइस बढ़े, कॉपर के प्राइस बढ़ने से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तो है ही कॉपर की, और कंपनियों का दबाव आया कि हम इतने महंगे प्राइस अगर कॉपर के करेंगे तो फिर आप बोलोगे कि देश के अंदर, क्योंकि कॉपर से तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो उसकी महंगी दर ज्यादा होगी क्योंकि महंगी दर पे कॉपर आ रहा है। अब ज्यादा होगी तो तुम बोलोगे महंगाई ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है। तो फिर उसके लिए जो 14 प्रोडक्ट थे जो खराब मतलब वो कॉपर जो कि पहले उस कैटेगरी में बैन कर रखा था कि भाई ये कॉपर खराब क्वालिटी का है, ये नहीं आना चाहिए, तो अब वो खोल दिया सरकार ने। 14 ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब कॉपर, इस तरह के 14 तरह के कॉपर हैं जिनसे सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मतलब कहने का ये है कि कॉपर के महंगा होने से जो कॉपर की क्वालिटी है ना वो बलि चढ़ गया है। ये पहला निशाना है। अभी तो धीरे धीरे, जैसे आपने देखा कि सोने का दाम चढ़ गए तो लोगों ने क्या किया, 18 ग्रेड का पहनना था वो 14 ग्रेड का पहनना चालू कर दिया, 9 ग्रेड का भी पहनना चालू कर दिया। कारण ये है कि भाई लोगों ने सोना अगर पूरा नहीं पहन सकता तो उसकी क्वालिटी गिरा दी। ऐसे ही अब देखो, जैसे मान लो गए तुमने मतलब किसी खरीदने, कंपनी को खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मान लो आपने बोला कि यार मेरे को पॉलीकैब का एक कॉपर का बंडल चाहिए, है ना, 4 mm का, 3 mm का। उनने बोला ये 5,000 का है। अरे यार ये तो 1800 2,000 का आ रहा था यार, 3,000 का आ रहा था यार, ये इतने का कैसे हो गया, इतना का महंगा कैसा हो गया, तो 5,000 का बता रहा था, मैं भी लेकर गया था। 2,800 रुपये का दिया था मैंने, 2,500 का। उन्होंने कहा फिर 2,800 वाला भी है, दूसरा ले जा। तो मतलब जो खराब क्वालिटी का है अब वो 2,800 का हो गया। असली क्वालिटी का जो है वो उसके रेट बढ़ गए, क्योंकि भैया जैसे जैसे कॉपर के दाम बढ़े वैसे ही। अब बात कर लेते हैं, चलो दाम बढ़ी रहे तो चांदी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चांदी में क्या हुआ यार, चांदी एकदम 2,22,000 से फिर ऊपर आ गई। ऐसा क्या हो गया चांदी में भाई साहब? चांदी में लंदन के बाजार में जो बड़े फेडरल बैंक है ना, उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई थी। पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई थी मतलब क्यों हुई थी? हुई इसलिए थी कि उनके जो मार्जिन बढ़ाए थे, मार्जिन की बढ़ा दी, तो मतलब क्या हो गया यार, इसको सिंपल भाषा में समझो। मान लो आपके पास में कोई शेयर है और वो शेयर आपको कोई ब्रोकर 20 रुपये देकर 100 रुपये शेयर खरीदने के मंजूरी देता है। अब उसका मतलब ये है कि वो आपको 80% का मार्जिन दे रहा है। अगर वो मार्जिन बढ़ा देता है कि भाई मैं अब मार्जिन आपके मतलब बढ़ा के 60% कर दूंगा, तो भैया आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे और 60 रुपये में आपका ब्रोकर देगा। अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना, तो वो आपका उतने रुपए का स्टॉक बेच देगा, जीरो मार्क है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि स्टॉक मार्केट में पूरे जो स्टॉक है ना वो क्रैश होंगे। ऐसे ही सिल्वर के साथ में भी हुआ। क्योंकि जब मार्जिन कॉल आती है, तो अगर बल्क लेवल में तुम्हारे पास में पोजीशन है, नहीं संभाल पाए, तो वो तो पोजीशन काट देता है, उसको सोल दो, कोई भी हो। ऐसी लंदन के जो बाजार है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसने जो बड़े फेडरल बैंक है उनकी जो मार्जिन कॉल आने के कारण पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जिससे चांदी में मतलब 12% का करेक्शन देखने के लिए मिला। और अभी भी चांदी के अंदर वोल्टिलिटी देखने के लिए मिलेगी। जैसे जैसे चांदी का दाम ऊपर जाएगा वैसे वैसे चांदी के अंदर वोल्टिलिटी बनेगी। ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है। 1996 में हुआ है, 1996 के बाद वर्ष 2001 में हुआ है, 2008 में हुआ, 2011 में हुआ, 2020 में हुआ। जब भी चांदी टॉप बनाती है, अब देखो उस समय पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सेमीकंडक्टर है या सोलर पैनल है, उसने नहीं थे, अभी है इतने, मैं मानता हूँ क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और चाइना ने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। तो चांदी का दाम बढ़ेगा इतना तो समझ में आता है। पर लेकिन किसी भी, देखो जो जितनी तेज ऊपर जाता है ना, वो उतनी तेज ही नीचे आता है, प्रकृति का नियम है। तो कोई भी अगर दाम एक लेवल से बढ़े तो समझ में आता है। भाई गोल्ड ऐसे थोड़ी बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है। गोल्ड को हेजिंग के रूप में लोग बाग डॉलर के अगेंस्ट में, युआन के अगेंस्ट में, या मतलब जो पाउंड है उसके अगेंस्ट में, एक अगेंस्ट में मतलब एसेट क्लास के रूप में देखते हैं। और चांदी को तीनों तरीके से देखते हैं, ज्वेलरी में भी देखते हैं, एसेट क्लास में भी देखते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड में भी देखते हैं। तो इसलिए चांदी की एक डिमांड बढ़ती जा रही है। पिछले मतलब अगर बात करोगे एक साल में, जितने रुपये चांदी अभी बढ़ गई ना, इतने रुपए तो दाम हुआ करता था, 70,000 रुपये चांदी का दाम हुआ करता था, और इतने रुपए में तो चांदी बढ़ गई है। तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ना वो बहुत मिसमैच हो रही है। तो इसीलिए सावधान रहिए, क्योंकि जिस दिन भी चाइना के मन में आ गया, चाइना ने मार्केट ओपन कर दी ना अपनी चांदी की, तो चांदी गिरेगी भी। जिस तरह से चांदी भाग रही है, चांदी डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण भाग रही है। चलो खैर आगे बात कर लेते हैं।
रबी की फसल का आंकड़ा आया है अभी, जिसमें तिलहन और दलहन दोनों का जो बुआई का रकबा है वो लगभग लगभग बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि जो इस बार खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है ना, वो कंट्रोल में रहने के आसार है। गेहूं का जो रकबा है वो नहीं बढ़ा है, गेहूं का रकबा लगभग लगभग उतना ही है। लेकिन जो तिलहन और दलहन है ना, ये जो महंगाई के जो पहला पैरामीटर है वो दलहन और तिलहन है। दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तेल। तो जो दोनों का रकबा बढ़ा है रबी की फसलों में, जो अभी आंकड़ा आया है, वो ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस बार इतनी ज्यादा महंगाई देखने के लिए नहीं मिलेगी जितनी मिल रही है अभी। ये जो आंकड़ा बता रहा है रबी का, ये किसके लिए फायदा है? ये आरबीआई के लिए एक राहत की खबर है। क्योंकि आरबीआई को अगर ये जो रबी के आंकड़े आते हैं ना कि भाई इस बार दलहन इतनी है, पिछली बार मान लो 100 हेक्टेयर बोई थी, इस बार 50 हेक्टेयर बोई है, तो इन्हें पता रहता है कि भाई दाल पिछली बार इतनी हुई थी, इस बार इतनी है, भारत का कंजप्शन इतना है, मतलब इतने हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा। कहाँ से खरीदेंगे? या तो हम कनाडा से खरीदेंगे, जब हमारे कनाडा से संबंध अच्छे नहीं थे तो हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते थे। हमें ये तुमने देखा, गेहूं हम खरीदते नहीं, तो गेहूं का दाम जो है वो 2000 से 2500 के रेंज में रहता है। लेकिन जो दाल है ना वो हमें खरीदनी पड़ती है। तो इसीलिए दाल के जो रेट है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे होते रहते हैं। खैर चलो, अभी रात की खबर है, जो रकबा है वो पॉजिटिव में है। बाजार के अंदर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा जब तक एफआईआई बिकवाली नहीं रोकेंगे और डीआईआई पैसा नहीं डालेंगे तब तक। कल जरूर थोड़ा सा, जो आज निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो ओवरसोल्ड है। आज निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो गई है, कल से नई सीरीज में शुरुआत करने वाले हैं, तो कल जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का उम्मीद दिख रही है। डिसाइड होगा अमेरिका के बाजार से। अभी जो ग्लोबल संकेत रहेंगे वो दिखाएंगे कि क्या ग्लोबल संकेत है, उसके बाद भी भारत के शेयर बाजार जो है वो रिएक्ट करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर बात करें भारत की, तो भारत में होंडाई को पीछे छोड़ते हुए महिंद्रा ने उसकी जगह ले ली है। मतलब दूसरे नंबर पर महिंद्रा आ गई है, पहले होंडाई हुआ करती थी, अब महिंद्रा की कारें, मतलब महिंद्रा कंपनी ने ज्यादा कारें बेची, तो इसलिए जो महिंद्रा की नंबर है वो दूसरे नंबर पर आ गया, होंडाई को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान की स्थिति में जो परिस्थिति है वो सेंटिमेंट वाइज बनी हुई है, क्योंकि ट्रेड डील होवेगी 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 होवेगी, कब होवेगी भाई? नहीं हो रही। सुन रहे थे रूस और यूक्रेन का मामला शांत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो रहा। वो उनने और 91 ड्रोन से हमला कर दिया, और अब तो पुतिन को सही ठहरा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया गलत है यार, मैं इस बात को बिल्कुल निंदा करता हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मैंने तो इसीलिए उसको मिसाइल नहीं दी थी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर पुतिन बड़ा हमला भी कर देगा ना, तो ट्रंप नू नहीं कहने का क्या बात है। तीसरी चीज, एक नया युद्ध का मोर्चा खुल सकता है ताइवान वाले मामले में। तो वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, अगर ताइवान और इधर से कोई आपत्ति उठाते हैं, क्योंकि जापान ने पहले ही बोल दिया था कि अगर ताइवान को चीन लेने की कोशिश करेगा तो जापान युद्ध करने आएगा। चौथा, ईरान को अच्छा मामला बैठा था कि ईरान को उन्होंने पैरा खोबा खड़ा कर दिया। किसने? ट्रंप ने। कहना जब तू सोच भी ना लिए, हाँ कभी मिसाइल बनाने की सोच रहा, न्यूक्लियर, फिर हमला कर दूंगा। और ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसराइल भी हमला करने के विचार में है। तो जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ सकता है। पहला तनाव तो बढ़ने ही वाला है, ये रूस और यूक्रेन वाला है, कब क्या कर दे इसका कोई तय नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, और तुम्हारा एशिया पैसिफिक में भी तनाव बढ़ सकता है। अगर उसने ताइवान पर हमला किया इधर से, तुम्हारा जापान आ जाएगा, बोला है आग ना लगा दिया, पहले कह रखा इसकी तरफ से मैं आऊंगा लड़ने के लिए। तो मामला जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जब तक ग्लोबल जो संकेत है ना वो ठीक ठाक नहीं होंगे, तब तक ये ना मान के चलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी हालांकि जो खालिदा जिया है, जो बांग्लादेश की मतलब पहले पूर्व पीएम थी, उनकी कल दाह संस्कार है। और जिसमें दाह संस्कार क्या, उनके तो शायद वो तो दफनाए जाते हैं, तो उनके लिए एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उनको खाद्य सपूर्द किया जाएगा। तो जैसे भी है परिस्थिति अभी ग्लोबल मार्केट के ऊपर टिकी है। कल एनएवी जैसा तुम्हारा बड़े म्यूचुअल फंड है वो अपनी एनएवी बढ़ाने के लिए कल हो सकता है बाइंग करें, और कल बाइंग करेंगे तो परसों बाजारों की छुट्टी रहेगी। नए साल में सब छुट्टी करते हैं। परिस्थिति पूरी सेंटिमेंट वाइज है, तो इसलिए घबराए नहीं। जब भी आपके स्टॉक गिरे और आपको ऐसा पैनिक हो कि यार शेयर गिर रहे क्या करें, तो अपने मन पे कंट्रोल बनाएं और ये सोचें कि जिस बिजनेस में मैंने पैसा लगा रखा है, कि मेरे शेयर गिरने से वो बिजनेस बंद हो गया क्या? और लेमन लैंग्वेज में समझो, मान लो मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए लगा रखा है, शेयर की वैल्यू 95 हजार रहेगी, तो मन में ये सोचे कि आज इंडियन ऑयल ने ताला मार दिया क्या,
कि बस शेयर 5 रुपए गिर गया, हटाओ, जाओ तुम घर जाओ भाई, 5 रुपए कम हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? तो इसीलिए इन्वेस्टिंग एक बड़ा अनसुलझा सा पहेली है। इन्वेस्टिंग में आपको कभी कभी देखने से लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब तो इसलिए घबराए नहीं, पैनिक ना करें। स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत आना, अन्य तो नुकसान कर लोगे। स्टॉक मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। जो भी कुछ करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।